वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोरर। अब तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ कंपाउंड एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर को पढ़ लिया है। आज पढ़ते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने की क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या तरीके हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने एक साइलेंट फीचर दिखाया था, उसको आज मैं शुरू में ही दिखा रहा हूं। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डाटा हमने बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किया है और बनाया है आपके लिए। इसको आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में उतार लीजिए, आपको याद कर लीजिए। यदि आप जेई नीट किसी के भी एस्पायरेंट है, यदि जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स फोड़ना चाहते हैं, तो आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद रखने ही होंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ फॉर यू इन फ्यूचर। सो इट इज रिक्वेस्ट टू नोट इट डाउन इन योर माइंड, है ना। सो बिफोर गोइंग फर्दर हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। क्या क्या डेफिनेशंस हैं उसको देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। इमिसिबिलिटी, ठीक ठीक है ना। तो क्या क्या डेफिनेशंस है, देखिए। मिसिबिलिटी किसे कहते हैं, इमिसिबिलिटी किसे कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, सुपर सैचुरेटेड क्या है ना। डिस्पर्स, ये सब आगे काम आएंगे, है ना। ये सब टर्म आगे आने वाला है, इसलिए पहले ही पढ़ लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो, समझने में बिल्कुल आसानी हो। चलिए ठीक है। क्या है मिसिबिलिटी, व्हाट इज मिसिबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय मिसिबिलिटी। देखिए, miscibility is the property of two substances to mix in all proportion and dissolve fully in each other। देखिए, miscibility क्या है, अब प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स है, चरित्र है, गुण है, किसका, टू सबस्टांसेस। मिसिबिलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टू सबस्टांसेस, एक सबस्टांसेस का नहीं होगा, उसको कंपैरिजन में किसी से करना होगा, है ना। यदि एक सबस्टांसेस किसी के लिए मिसिबल है, हो सकता है दूसरे के लिए मिसिबल ना हो, है ना। मिसिबिलिटी ये दो सबस्टांसेस के बीच का एक रिलेशन है ना। ये किसी एक सबस्टांसेस के बीच का नहीं, एक सबस्टांसेस का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, दो सबस्टांसेस के बीच का एक रिलेशन है कि विदर दे विल बी बोथ, या दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दे विल बी ऑल मिसिबल और नॉट, है ना। तो कैसे कहते हैं, यदि मान लीजिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं। चलिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मिसिबल का, पेट्रोल इन केरोसिन या केरोसिन इन पेट्रोल, है ना। यदि मान लीजिए यहां पर केरोसिन तेल लिए हाफ, इसमें हम पेट्रोल मिला दिए हाफ, तो इसको घोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये मिक्स हो जाएंगे। इन दोनों का नेचर एक ही जैसा है और इसलिए दोनों को बोलेंगे ये दोनों मिसिबल टू ईच अदर हैं। क्या है, पेट्रोल एंड केरोसिन, पेट्रोल इन केरोसिन मिसिबल टू ईच अदर है, ये एग्जांपल है, लिख लीजिएगा यहां पर, है ना। मिसिबल टू ईच अदर है। अच्छा, टू मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन, और क्योंकि ये मिक्स्ड इन ऑल प्रोपोर्शन, ऑल प्रोपोर्शन मतलब क्या, ये जो जार में मान लीजिए पेट्रोल और केरोसिन हम मिलाए हाफ हाफ, इसे मान लीजिए ऊपर से हम एक ड्रॉप लेते हैं, बीच से एक ड्रॉप लेते हैं, नीचे से एक ड्रॉप लेते हैं, तीनों का कैरेक्टरिस्टिक समान होगा, तीनों में जो रेशियो होगा केरोसिन और पेट्रोल का, ये बिल्कुल ही इक्वल होगा। लेकिन ये फिजिकल मिक्सर है, ये केमिकल मिक्सर नहीं, याद रखिएगा, फिजिकल मिक्सर है ना। तो इस तरह के कंपोनेंट्स को, इस तरह के सबस्टांस को यदि आपस में मिलेंगे तो दोनों को बोलेंगे मिसिबल, ठीक है। ठीक उसी तरह उसका उल्टा होगा इमिसिबल। क्या होगा, व्हेन अ डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म इन मिक्स्ड सॉल्यूशन, यदि ऐसा कोई सॉल्यूशन दोनों मिलाने के बाद एक डिस्टिंक्ट लेयर, मतलब दिख रहा है कि बिल्कुल मिला नहीं है, दिख भी रहा है कि दोनों नहीं मिला है। जैसे क्या एग्जांपल में, ऑयल एंड वाटर, एक जार लीजिए, आप नीचे ऑयल डाल दीजिए, फिर उतना ही अमाउंट का या जो भी अमाउंट का वाटर डाल दीजिए, आप मिला दीजिए पूरा, कभी नहीं मिलेगा, ऑयल अलग नजर आएगा, वाटर अलग नजर आएगा, चाहे जितना ही मिलाइए, चाहे जितना ही मिला लीजिए, वो कभी मिलेगा नहीं। तो यहां पर ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल बिटवीन ईच अदर, है ना। और वहां पर वही ऑयल क्या था, पेट्रोल के साथ मिसिबल था। अब मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल इज मिसिबल विथ केरोसिन, टू सम एक्सटेंट इट इज मिसिबल, बट जैसा कि वो पेट्रोल से मिसिबल होगा वैसा नहीं होगा, है ना। तो मिसिबिलिटी और इमिसिबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, या किसी कंपोनेंट या दो से किसी अधिक कंपोनेंट या सबस्टांस के बीच का रिलेशन को कह सकते हैं, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन को पढ़े ही आप। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, उसको होमोजेनस भी कहते हैं। अब देखिए, सॉल्यूशन तीन तरह के हैं यहां पर, एक क्या है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, सैचुरेटेड पढ़िए। सैचुरेटेड का डेफिनेशन क्या है, वी कैन ऑल्सो डिफाइन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या है,
इज अ सॉल्यूशन दैट इज इन इक्विलिब्रियम विथ रेस्पेक्ट टू गिवन डिसॉल्व सब्सटेंस। देखिए इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम, ये जो है एक नया लाइन आपको पढ़ने को मिला, इक्विलिब्रियम। ये आगे फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी, इसको पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम का नॉर्मल हिंदी में हम बता दे रहे हैं, मीनिंग क्या है, अस्थाई, मतलब एक कांस्टेंट स्टेज, एकदम कांस्टेंट स्टेज, जहां से कि हिल डोल नहीं होगा, मतलब इधर उधर नहीं जाएगा, फिक्स्ड स्टेज कह सकते हैं इक्विलिब्रियम, है ना। यदि मान लीजिए मैं सोया हुआ हूं तो बोलेंगे आप ये इक्विलिब्रियम है, आप मान के चलिए थोड़ा देर के लिए। कोई चीज यदि मान लीजिए कहीं पर रखा हुआ है तो इक्विलिब्रियम में है, जब तक कि उसमें एक्स्ट्रा कोई फोर्स न लगे वो हिलेगा नहीं, मतलब वो तब तक इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। उस तरह की सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहेंगे जिसमें सॉल्यूट इक्विलिब्रियम में है। सॉल्यूट मतलब चुपचाप बैठा हुआ है, सॉल्वेंट में मिला हुआ है, कोई झंझट झमेला, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, चुपचाप है। जैसे क्या है, कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें जो वाटर मान लीजिए है, वाटर क्या है, लिक्विड है। कार्बोनेटेड मतलब CO2 गैस को हम लिक्विड बना के इसमें डाल देगा, पूरा भक से आवाज करेगा, है ना, आवाज करेगा, साउंड के साथ गैस रिलीज होगा, ठीक है ना। तो इसको बोले, ये हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल, ठीक है ना। दूसरा क्या है, देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इट इज ए सॉल्यूशन वेयर अ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेट इज लेसर। सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेट क्या है, इज लेसर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी। दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेसर। देखिए इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्वेंट से बना है और सॉल्यूट से बना है। सॉल्वेंट नॉर्मली लिक्विड होते हैं, पढ़ा है पिछले वीडियो में, और सॉल्यूट क्या है, कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट ऐसा ही नहीं कि लिक्विड ही होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली मान के चलते हैं सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट कोई सॉलिड पदार्थ है, चलिए, या लिक्विड ही है, लिक्विड ही हो सकता है। तो इस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिलेगा जो कि एक सॉल्यूशन बनेगा, कुछ तो प्रोपोर्शन होता है ना, जैसे तैसे नहीं डाल दिए। तो जितना सॉल्यूट को मिलाने की क्षमता है इस सॉल्वेंट में, उससे यदि कम मिला हुआ है, जितने सॉल्यूट को मिलाने की, मिक्सिंग करने की क्षमता है इस सॉल्वेंट में, उससे यदि कम मिला हुआ है तो बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। यदि ठीक ठाक मिला हुआ है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। और सुपर सैचुरेटेड क्या हुआ, यदि ज्यादा मिला हुआ है, मतलब जितनी सॉल्यूट को मिलाने की क्षमता है इसमें, इस सॉल्वेंट में, उससे ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया, उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बस सिंपल सा डेफिनेशन। मतलब एक सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट मिलना चाहिए, जितना जरूरत है, उस सॉल्वेंट की जितनी कैपेसिटी है, उतना यदि मिला है तो वो सॉल्यूशन है कैसा, सैचुरेटेड। यदि कम सॉल्यूट मिला है, कैसा है, अनसैचुरेटेड। यदि ज्यादा सॉल्यूट मिल गया है तो सुपर सैचुरेटेड। बस इसी को हमने लिखा है नीचे, देखिए अनसैचुरेटेड पढ़ लिया, सुपर सैचुरेटेड पढ़िए। क्या है, इट कंटेन्स मोर डिसॉल्व सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड, हुआ ना बात वही, ठीक। इसका डेफिनेशंस बिल्कुल याद रखिए और अपने दिमाग में याद रखिए, अपनी भाषा में। मैं बार बार बताता हूं, भाषा अपनी सीखिए, मेरी नहीं, या किताबों की, बुक की नहीं, है ना। बुक की भाषा बुक में रह जाएगी, मेरी भाषा मेरे पास रह जाएगी, आपकी भाषा ही आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल तक जाएगी, है ना, और वो कागज में उतर जाएगी और आपको आपका एम या गोल हाथ में लेकर दी जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन किसे कहते हैं, देखिए डिस्पर्सन इज डिफाइंड एज ए मिक्सचर, डिफाइंड एज ए मिक्सचर वेयर ऑफ फाइन पार्टिकल। देखिए डिस्पर्स मतलब नॉर्मली पढ़ते हैं डिस्पर्स्ड, मतलब बिखरा हुआ, छीटा हुआ, है ना। डिस्पर्स, यदि आप मान लीजिए एक हाथ में इतना सा चावल ले लीजिए और ऐसे करके छीट दिए परिंदों को खिलाने के लिए, तो क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया, चारों तरफ छीट दिए, उस कंडीशन को बोले हैं डिस्पर्स, बोलते हैं हम लोग। नॉर्मली एक एग्जांपल दिया आपको हम चावल का, ठीक है ना। तो डिस्पर्सन, उसका डेफिनेशन क्या है, इज अ डिस्पर्सन कैन बी डिफाइंड एज अ मिक्सचर वेयर बाय फाइन पार्टिकल, ऐसा मिक्सचर हो जिसमें फाइन पार्टिकल, है ना, एकदम पतला पार्टिकल जो कि दिख रहा हो, ऑफ वन सब्सटेंस आर स्कैटर्ड ऑल थ्रू आउट, उसमें स्कैटर्ड मतलब उस पदार्थ में। डिस्पर्सन मतलब क्या हुआ कि फाइन पार्टिकल किसी भी पदार्थ में, हो सकता है लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसमें दिखे, विजिबल हो। जैसे आप एक चीज देखने के लिए बता रहे एग्जांपल, जैसे कोई पेंट देखेंगे तो आजकल पेंट देखेंगे, पेंट में बिल्कुल हल्का 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 छोटा छोटा एकदम चमकीला पदार्थ रहता है, खूब करीब से देखेंगे तो वो चमकता है। पेंट मान ली हो सकता है रेड हो, ब्लू है, ब्लैक हो, लेकिन उसके अंदर एक चमक रहता है, एक शाइनिंग रहता है। तो वो शाइनी पार्टिकल जो है वो क्या है, वो डिस्पर्स्ड है, वो
कुछ शाइनी मटेरियल होते हैं, आगे पर निकल होते हैं, अब्रक होते हैं, कुछ और भी होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस है, बहुत सारे एलिमेंट है, तो वो क्या है, डिस्पर्स्ड है। तो उस तरह के कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। ये वर्ड आएगा आगे, इसलिए बता दिया। आगे है टर्म आएगा डाइल्यूशन, किसे कहते हैं? देखिए, डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। द केमिकल क्या है? कोई एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, या कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब देखिए, नॉर्मल सी विधि बता रहा हूं। ग्लूकोज पिए हैं, ग्लूकोज क्या है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है। आप एक यहां पर वाटर डाल दी ना, नॉर्मल पहले ग्लूकोज डालिए, ग्लूकोज यहां पर डालिए और ऊपर से वाटर फिल करते रहिए और घुलाते रहिए। एक समय आएगा ऐसा, एक टेस्ट टाइप का आपको लग जाएगा कि हाँ ये पीने लायक बढ़िया है। तो उसका क्या हुआ? उसका डाइल्यूशन बना। मतलब उस कॉन्सेंट्रेशन में, है ना, उस कॉन्सेंट्रेशन में कितना हम सॉल्वेंट डालेंगे और एक मिला करके एक कोई सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम डाइल्यूशन। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेपरेशन, मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन मुद्दे पर, जिसके लिए वीडियो है, ये आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का, इज मैटर इंप्योर का ये आखिरी वीडियो होगा। आते हैं मेन मुद्दे पर, क्या है? टाइप्स ऑफ सेपरेशन। किसका सेपरेशन? मिक्सचर का। ठीक है ना? अब तक हम लोग पढ़ लिए हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कितने तरह के होते हैं मिक्सचर? दो तरह के होते हैं, हेट्रोजेनस, होमोजेनस, और एक है कोलाइड। तीनों को एक साथ ले लेते हैं। होमोजेनस में क्या है? उसमें सॉल्यूट पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। कोलाइड में क्या है? 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में है। हेट्रोजेनस क्या है? 1 नैनोमीटर से जितने बड़े हैं। तो कोलाइड क्या है? हेट्रोजेनस इन नेचर है ना, उसी के पार्ट्स हैं, चूंकि उसी रेंज में आते हैं। तो आज हम लोग सबको पढ़ेंगे। चूंकि मिक्सर है, मिक्सर मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का चक्कर है, कुछ सॉल्यूट और कुछ सॉल्वेंट मिलकर ही तो मिक्सर बनाएगा, है ना। तो वो अलग कैसे करेंगे? मान लीजिए मिक्सर इन फॉर्म में हमको नेचुरली कुछ मिला, तो उसको एलिमेंट में अलग कैसे करेंगे, या कुछ अपने जरूरत का सामान, जरूरत में कैसे हम उसको यूज कैसे करेंगे मिक्सर को, तो क्या क्या उसके अलग करने की विधियां हैं, इसको पढ़ते हैं। तो जो जो टाइप्स उसको अलग करने का है, जो जो सिस्टम है, जो जो पद्धति है, वो क्या क्या है? 3 तरह के हैं, मेनली 3 तरह के हैं। क्या है? एक क्रोमेटोग्राफी है, एक क्या है? क्रिस्टलाइजेशन है, और एक है डिस्टिलेशन। और सभी के कितने टाइप्स हैं, और आज हम लोग पूरी पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा क्लास 9 के सिलेबस से थोड़ा 10th को टच करेगा, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नोटिस दैट कि वेरी फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट, है ना, इन दिस चैप्टर if you concern class 11 and 12, but for the class 9 and 10 if you concern, then nothing will be left, है ना। पूरी कंप्लीट होगा इस वीडियो में, है ना। इसलिए इस वीडियो में रहिए और पूरा शो कंप्लीट कर लीजिए। ये सारे सेपरेशन के सवाल इससे बाहर नहीं जाएंगे, कोई भी सवाल हो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी होती क्या? देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा अपने से, इसको समझा देते हैं। क्रोमेटोग्राफी यूज कहाँ होता है? देखिए ये ड्रग टेस्टिंग में होता है, फॉरेंसिक टेस्टिंग में होता है। क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज होता है। क्रोमेटोग्राफी नॉर्मली हम बता दे रहे हैं, एग्जांपल पढ़ ही लेते हैं, एक बार पढ़ के समझते हैं। चलिए, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक, एक ऐसा टेक्निक है फॉर द सेपरेशन या प्योरिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट्स फ्रॉम अ मिक्सर। मतलब किसी मिक्सर से हम कंपाउंड या एलिमेंट निकालने की कोई टेक्निक है। हम एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, एक मिक्सर से हम एलिमेंट को भी निकाल सकते हैं या कंपाउंड को भी निकाल सकते हैं, या मिक्सर्स में कुछ सब्सटेंस को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। सब्सटेंस मतलब ही कंपाउंड हुआ, ठीक है ना। अच्छा, दिस इज केमिकल एनालिसिस प्रोसेस। ये केमिकल एनालिसिस प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस नहीं है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस रहता है। क्रोमेटोग्राफी कैसी प्रोसेस है? केमिकल एनालिसिस प्रोसेस। अच्छा, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डन एट लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में की जाएगी। ये घर में आप अंगुल में हाथ में मिलाकर नहीं कर सकते क्रोमेटोग्राफी, ठीक। देखिए क्या है इसका प्रोसेस का स्टेप्स, क्या क्या है। बाय दिस प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप टू डिसॉल्व द मिक्सचर इन अ फ्लूइड सॉल्वेंट मे बी गैस और लिक्विड बट नॉट सॉलिड विच इज कॉल्ड अ मोबाइल फेज। देखिए, जिस किसी का क्रोमेटोग्राफी करना है उसको विड्रॉ करना है। जैसे मान लीजिए ब्लड का सैंपल लेना, नॉर्मल एग्जांपल, ब्लड का सैंपल लेना है। यदि मान लीजिए कोई आदमी बाइक चलाते हुए पकड़ा गया या कार चलाते हुए, और पुलिस उसका कोशिश कर रहा है कि रफ ड्राइविंग कर रहा था, इसका ब्लड सैंपल लो, या इन्होंने नशा लिया कि नहीं, तो उसको बोलते हैं ड्रग टेस्टिंग, ठीक है ना। ब्लड सैंपल लिया, अब ब्लड में देखेगा कि ये इन्होंने ड्रग लिया है कि नहीं। ड्रग कैसे चेक करेगा? देखिए बता रहे हैं। तो ब्लड को पहले क्या करेगा? मिलाएगा, किसमें?
किसमें मिलाएगा? किसी फ्लूइड सॉल्वेंट में मिलाएगा। देखिए कलर चेंज कर दिखा है, किसमें मिलाएगा? फ्लूइड सॉल्वेंट में मिलाएगा, और उसको बोलते हैं मोबाइल फेज। ये मान लीजिए ब्लड है और उसको मिला दिया फ्लूइड सॉल्वेंट ऊपर, दोनों मिल गया। चलिए इसको बोल रहे हैं मोबाइल फेज। क्या नाम हुआ? मोबाइल फेज। दो फेज होता है इसमें। मोबाइल फेज मतलब क्या हो? मोबाइल मतलब चलने फिरने वाला, है ना। इसमें दो फेज, या तो मोबाइल, एक होता है मोबाइल फेज, एक होता है स्टेशनरी फेज। याद रखिएगा, एक मोबाइल फेज जो कि चलने फिरने वाला मतलब काम करने वाला, इधर उधर होगा, और स्टेशनरी मतलब फिक्स, एक जगह फिक्स है, बैठा हुआ है, सोया हुआ है, रखा हुआ है, कुछ नहीं करेगा वो, लेकिन इंफॉर्मेशन स्टेशनरी फेज वाला ही देगा। ठीक है, अब आते हैं देखिए सब्जेक्ट पर। मोबाइल फेज में मतलब कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक ऐसा टाइप्स का लिक्विड या फ्लूइड लिए सॉल्वेंट, उसमें हम ब्लड को मिला दिए। ठीक, मिला दिए, ब्लड मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, बहुत बढ़िया से। देखते हैं नॉर्मल आप ब्लड टेस्ट में कराते होंगे, जाते होंगे, देखते हैं एक ट्यूब में क्या करता है वो लोग, ब्लड खींच लेता है, उसमें पहले से कोई लिक्विड रहता है या लिक्विड अलग से डालता है, वो हिला के काफी पंच करके उसको एयर टाइट करके रख देता है ना। तो वो जो है, वो जो लिक्विड मिला है उसको बोले फ्लूइड सॉल्वेंट। ठीक है ना, उसमें ब्लड को मिला दिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, देन आफ्टर दैट मिक्सचर ऑफ मोबाइल फेज इज अलाउड टू पास इन स्टेशनरी फेज विच इज फिक्स्ड लाइक कॉलम और कैपिलरी। अब क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम एक स्टेशनरी फेज लिए हैं, एक पेपर है। ठीक है, ये पेपर है। चलिए, अब इस पेपर में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है कि यदि वो ड्रग का कोई पार्टिकल, ड्रग का कोई मॉलिक्यूल या ड्रग का कोई एलिमेंट यदि टच कर जाए, आ जाए, तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा। मान लीजिए येलो है तो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन है तो येलो हो जाएगा, या रेड हो जाएगा, कुछ भी कलर चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ स्टेशनरी फेज हम इसमें फिक्स किए हुए हैं। वो भी एक कंपाउंड है। अब वो क्या कंपाउंड है उसको अभी नहीं पढ़ना, वो बहुत ऊंचा क्लास का चीज है कि उस स्टेशनरी फेज में क्या हम डाले हैं जिससे कि वो इंफॉर्मेशन चेंज करे, उसमें नहीं जाते हैं अभी। मान लीजिए कि स्टेशनरी फेज है, वो फिक्स है, पेपर हो सकता है, कोई ट्यूब हो सकता है, या और क्या क्या हो सकता है, प्लेट भी हो सकता है। देखिए, कैपिलरी हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, प्लेट हो सकता है, सीट भी हो सकता है। तो ये वाला सीट वाला पेपर है, और इसमें क्या किया हम, ये ब्लड सैंपल को हम डाल दिए। अब इसके सीट में, इस सीट में जो इंफॉर्मेशन है, जो जो छोटे छोटे डस्ट या जो कुछ भी हम केमिकल इंफॉर्मेशन या लेप लगा के रखे हैं, वो क्या करेगा, ब्लड का सैंपल से कनेक्ट में आएगा। और सैंपल में हम इंफॉर्मेशन दिए, यदि इसमें कोई ड्रग का पार्टिकल मिला तो आप कलर चेंज कर लेना। यदि कलर चेंज हो जाएगा तो बोलेगा हाँ हाँ भाई इन्होंने ड्रग लिया था, पकड़ो पकड़ो इसको, इसको फाइन करो। और यदि ड्रग नहीं लिया था, इंफॉर्मेशन वो कलर चेंज नहीं होगा, तो बता दिया जाएगा नहीं भाई इन्होंने ड्रग नहीं लिया है। तो इस तरह के टेस्ट को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेस्ट में जानकारी है, पहला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। दो फेज होता है, एक होता है मोबाइल फेज जिसमें कि जिस लिक्विड का टेस्ट होना है, एक उसको मोबाइल फेज में सॉल्वेंट में मिलाएंगे, उसको बोलेंगे मोबाइल फेज। दूसरा क्या स्टेप्स है, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या हो सकता है, कैपिलरी हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, प्लेट हो सकता है, और सीट भी हो सकता है। और उस मोबाइल फेज को उस स्टेशनरी फेज में हम पास करेंगे या उसमें रखेंगे या उसमें डालेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। जो ऑब्जर्वेशन हमारा रिजल्ट आएगा वही टेस्ट हमारा रिजल्ट देगा, और इसी को बोलेंगे हम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, बस वही बात यहां पर लिखे हैं, आप बढ़िया से पढ़ लीजिए मेरी बात को, जो सुने एकदम समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या क्या, वाइटल यूजेज कहां कहां होता है देख लीजिए यहां पर। बिवरेज टेस्टिंग में, बिवरेज टेस्टिंग मतलब क्या, यदि आप कहीं से पेप्सी कोला पी रहे हैं लेकिन आपको लगा कि ये पेप्सी वाला डुप्लीकेट पेप्सी बेच रहा है, नॉर्मली जो पेप्सी है बढ़िया अच्छा टेस्ट लगता है, ये तो खराब है, तो क्या करेगा, आप यदि कहीं पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस आएंगे, उसको टेस्ट, उसका सैंपल ले जाएगा। अब टेस्ट कैसे करेगा, उसको कैसे चेक करेगा, वो क्या चेक के टेस्ट करेगा, नहीं, वो उस पेप्सी को मोबाइल फेज में डालेगा, और स्टेशनरी फेज उसके पास बना हुआ है, और उस मोबाइल फेज को उस मिले हुए पेप्सी को उस स्टेशनरी फेज में जैसे डालेगा, इंफॉर्मेशन बता देगा उसमें क्या क्या केमिकल इंफॉर्मेशन है। यदि कुछ गलत है तो वो आदमी पकड़ा जाएगा, है ना। तो इस तरह के टेस्ट में ये काम आते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो ये एक तरह का सेपरेशन विधि हुआ, है ना, सेपरेशन विधि हुआ, और एक टेस्टिंग विधि हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या क्या होती है, देखिए बहुत टाइप के हैं। टाइप्स क्या है, मोटा मोटी 4 टाइप्स हम लोग यहां पर पढ़ेंगे आज। क्या क्या है, देखिए, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इन दिस प्रोसेस अ मोबाइल फेज मेड टू मूव ओवर अ स्टेशनरी फेज। जैसे बताया आपको कि मोबाइल फेज को क्या करेंगे, स्टेशनरी फेज में मूव करेंगे, उसमें हम डालेंगे या उसको पास करेंगे, कैपिलरी बना हुआ उसमें डालेंगे, रखेंगे, और इंफॉर्मेशन हम स्टेशनरी फेज से ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक, उसको बोलेंगे हम
एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। दूसरा क्या है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये क्या है? इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इज सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ ग्लास प्लेट कोटेड विथ वेरी थिन लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब ये ग्लास प्लेट में, कोई ग्लास प्लेट में रखेंगे और थिन लेयर का सिलिका जेल लेंगे हम, और सिलिका जेल से उसका इंफॉर्मेशन, कोई पार्टिकल का इंफॉर्मेशन हम अलग कर लेंगे। इस तरह के सेपरेशन को बोलते हैं लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये चूंकि आपके 10th सिलेबस से ऊपर का है, 10th में आपको कुछ आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके डीप में नहीं जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी थोड़ा मोटा मोटी 5-10 मिनट का वीडियो एक्स्ट्रा होगा, इसको बाद में कभी बनाएंगे। आप इसको यदि खूब डिटेल में जाना चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं, नाम याद कर लेना ही काफी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, देखिए तीसरा हुआ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये कैसे यूज होता है? दिस इज द टेक्निक टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर यूजिंग अ कॉलम ऑफ सुटेबल एब्जॉर्प्शन पैकेज इन ग्लास ट्यूब। ठीक है ना, ये भी ग्लास ट्यूब में होगा। कॉलम मतलब क्या? ग्लास, ग्लास में डाले, है ना। मान लीजिए कोई मोबाइल फेज में ब्लड, चलिए ब्लड को ही लेते हैं, चलिए ब्लड लिए है, ब्लड को हम सॉल्वेंट में मिक्स कर लिए हैं। अब ये ग्लास, उस समय ग्लास है स्टेशनरी फेज, इसको बोल दिया हम, इसको बनाए हैं स्टेशनरी फेज। अब बोलिए ग्लास का स्टेशनरी फेज हुआ। चलिए एक यहां पर एक और ग्लास लिए, यहां पर कोई मिक्सर डालें, कार्बोनेटेड मिक्सर या ब्लड कुछ भी है, मान लीजिए चलिए मिक्सर, इसमें सॉल्वेंट मिला दिए हैं, और यह है मोबाइल फेज, मोबाइल फेज। आइए क्या हुआ? स्टेशनरी फेज। ठीक, अब इसके स्टेशनरी फेज के साइड में, इसके साइड में वॉल में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, ऐसा कोई लेप हम लगाए हैं, कोई केमिकल लेप हम लगा के रखे हैं। क्या लेप लगा के रखे? कोई केमिकल लेप। और वो इंफॉर्मेशन क्या देगा कि यदि ये लिक्विड इसमें डालेंगे, हम पोर करेंगे, पूरा डाल देंगे, तो क्या होगा? इसमें कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट यदि पकड़ेगा तो यहां से यहां तक कोई और कलर हो जाएगा, यहां से यहां तक कोई और कलर हो जाएगा, यहां से यहां तक कोई और कलर हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना, स्टेशनरी फेज हमारा ऐसा भी तो बन सकता है। तो इस तरह का स्टेशनरी फेज और इस तरह का सेपरेशन को बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको गूगल करेंगे और डिटेल में जानेंगे। ये क्लास 10th का सिलेबस में 11-12 में काफी अच्छे से पढ़ाया गया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसको हम। अभी ये 9th सिलेबस और 10th सिलेबस के बीच का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जैसे मान लीजिए एक कोई जार लिए, ठीक है, ये जार है, चलिए, ठीक है ना, इसका छोटा सा मुंह है, मुंह में हमको स्टेशनरी फेज लगा दिए हैं यहीं पर। अब मान लीजिए कोई इसमें लिक्विड हम डालेंगे, लिक्विड में कोई आयरन डस्ट है, चलिए यहां पर मुंह में हम मैग्नेट लगा दिए हैं, चलिए। अब कोई आयरन डस्ट वाला चीज आज जा रहा है, तो जैसे आयरन डस्ट आएगा क्या करेगा? यहां पर एक्सेप्ट कर लेगा, ही रोक लेगा ना। तो एक तरह का फिल्ट्रेशन हुआ, एक तरह का सेपरेशन हुआ वो डस्ट का। तो इस तरह का यदि कोई क्रोमेटोग्राफी, इस तरह का यदि कोई सेपरेशन सिस्टम है, तो उसको बोल रहे हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। वो भी एक तरह का क्रोमेटोग्राफी हुआ, ठीक है ना। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिंटिंग से एरिया में। प्रिंटर वगैरह जो काम होता है बिल्कुल क्रोमेटोग्राफी से होती है। प्रिंट का काम, जितना पेंट का काम होता है, डिजिटल वगैरह पेंटिंग, सब क्रोमेटोग्राफी से ही संभव है, ठीक है ना। और इसलिए 11-12 में इसको काफी बढ़िया से पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। यहां पर नॉर्मल डेफिनेशन जान लीजिए। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? दो फेजेस होते हैं, एक मोबाइल फेज, एक स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज को स्टेशनरी फेज में जाना होता है, और स्टेशनरी फेज को देख करके हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये इस लिक्विड का या इस सॉल्यूट का या इस जो कंपोनेंट जिसका हम सेपरेशन करना चाहते थे उसका इंफॉर्मेशन क्या है, और वही इंफॉर्मेशन हम लोग नोट डाउन करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। क्रिस्टलाइजेशन कैसे कहते हैं? ये भी एक तरह का सेपरेशन है, ठीक है ना। क्रिस्टलाइजेशन इज ऑल्सो अ सेपरेशन। क्या है? देखिए पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ये क्या है? केमिकल। आगे वाला वो वाला भी केमिकल प्रोसेस था, इसके पहले वाला भी। क्रोमेटोग्राफी वाज ऑल्सो अ केमिकल प्रोसेस। सेपरेशन प्रोसेस कैसा था? केमिकल था, ये भी केमिकल है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच द सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, सॉलिड और लिक्विड सेपरेशन टेक्निक ऑकर्स। सॉलिड लिक्विड यदि मिला हुआ है तो उसको अलग करेंगे। दिस प्रोसेस काउज mass transfer of a solute from the liquid solution to a pure crystallization phase. This used purifies solid. For example, the salt we get. देखिए क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब क्या होता है? नॉर्मल क्रिस्टल मतलब आपको लगता है नहीं, चमकता हुआ कोई धातु देखे होंगे, क्रिस्टल चमक रहा है पूरा,
है ना, बोलता है क्रिस्टल है। अच्छा, चीनी का जो दाना होता है उसको भी हम लोग क्रिस्टल कहते हैं, शुगर क्रिस्टल कहते हैं, है ना। क्रिस्टल मतलब किसी का एक सॉलिड पार्ट, प्योर कोई एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल हो, उसका एक सॉलिड पार्ट हो। जैसे आयरन के टुकड़े को हम उसको भी बोलते हैं क्रिस्टल, बोल सकते हैं क्रिस्टल ऑफ आयरन, है ना। सोडियम के टुकड़े को सोडियम, क्रिस्टल ऑफ सोडियम, है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, क्रिस्टल समझ गए, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा कि वह किसी चीज में मिला हुआ है, किसी सॉल्वेंट में मिला हुआ है, तो सॉल्वेंट को सुखा देंगे तो क्रिस्टल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए चीनी क्या हुआ है, वाटर में मिला हुआ है, शरबत बना हुआ है चीनी पानी वाला। अब चीनी को क्रिस्टलाइजेशन कैसे करेंगे, उसको हम गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि सारा पानी हम उड़ा देंगे, बॉयल करके वेपर इवापोरेट कर देंगे, बचेगा क्या, शुगर का क्रिस्टल। तो उस प्रोसेस को, उस तरह की क्रिया को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। आपको अपनी भाषा में समझा दिए, देखिए वही यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर नमक का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। फिर से बताते हैं, मान लीजिए एक गिलास पानी में 4 चम्मच हम नमक मिला दिए, घोल दिए, घुल जाएगा, नमक नजर आएगा, नजर नहीं आएगा, लेकिन नमक को फिर वापस चाहिए। नमक घुलने से पहले क्रिस्टल में था, अब घुलने के बाद क्रिस्टल में नहीं रह गया, वो लिक्विड हो गया, अब उसको वापस क्रिस्टल में हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, हम उसको हीट करेंगे, वाटर को हम वेपर में उड़ा देंगे, बच क्या जाएगा, नमक का क्रिस्टल। उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। समझ गए, इसको अपनी भाषा में लिखिएगा, मेरी भाषा में पढ़िए, बुक की भाषा में पढ़िए, और भी 2-4 सर से पढ़िए, ऐसा नहीं कि मेरे में स्टॉप हो जाइए, और उसके बाद अपना एक डेफिनेशन तैयार करिए, ठीक है ना, तभी काम आएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन भी एक प्रक्रिया है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, सबसे ज्यादा, इसलिए इसको लास्ट में पढ़ा रहे हैं, है ना। डिस्टिलेशन एक प्रक्रिया है जिससे कि हम मिक्सर को अलग कर सकते हैं। व्हाट इज डिस्टिलेशन, पहले देखिए। डिस्टिलेशन मतलब स्टील जहां पर है उसको स्टील को निकाल दिया, और स्टील नहीं है, नॉर्मली भाषा में समझिए, ऐसा मेथड जिसमें स्टील निकाल दिया, मतलब लोहा निकाल दिया, लोहा का पार्ट, स्टील मतलब क्या, आयरन है, निकल है, और कार्बन है, जो कुछ भी है उसमें, जो कुछ भी एलॉय पार्टिकल्स हैं वो सब निकाल दिया, तो बचेगा जो, वही बोलेंगे उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या तरीका है, देखिए पढ़ते आगे। व्हाट इज डिस्टिलेशन, देखिए, डिस्टिलेशन रेफर्स टू द सेलेक्टिव बॉइलिंग एंड सब्सिक्वेंटली कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर। मतलब डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि पहले हम बॉयल करेंगे और तुरंत उसको कंडेंसेट कर देंगे और उसको लिक्विड बना लेंगे, है ना। बस इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है ना। डिस्टिलेशन इज अ फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है। डिस्टिलेशन के जितने सारे टाइप्स होंगे सभी फिजिकल होंगे। ऊपर में क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन वो केमिकल प्रोसेस था। डिस्टिलेशन के जितने सारे टाइप्स होंगे वो सभी फिजिकल प्रोसेस होंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है हम दिखा रहे हैं यहां पर, देखिए, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। देखिए ये जो बीकर है ना, इस बीकर में क्या है, सॉल्ट वाटर डाले हुए हैं। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डार्क, चलिए सॉल्ट वाटर डाले, थोड़ा सा देखिए, सॉल्ट वाटर मिला हुआ डाले हुए हैं, ठीक है ना। अब इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करते हैं, कैसे अलग होगा देखिए। यहां पर नीचे में हीट दिए, बर्नर से हीट दिए, और ये इसका ऊपर में एक कॉर्क डाला हुआ है, कॉर्क लाकर टाइट किया हुआ है ना। ये थर्मामीटर लगा हुआ है, थर्मामीटर किस लिए, कि कितना डिग्री टेम्परेचर में वाटर जो है वेपर होगा, वो हम देखेंगे, चाहे कि टेम्परेचर ज्यादा राइज न कर दे। 100 डिग्री टेम्परेचर में वाटर वेपर हो जाएगा, 100 डिग्री टेम्परेचर यहाँ रीड कर लेंगे, बस क्या होगा, वेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। वेपर होकर इधर से ऐसे करके एक रास्ता दिया हुआ है ये पास होने का, तो जैसे यहाँ नली में पास होगा, इसको क्या करेंगे, इसमें हम चारों तरफ से कोल्ड वाटर, ठंडा पानी का व्यवस्था करके रखें, या ठंडा कपड़ा या बर्फ कुछ भी रखें व्यवस्था, इसके बीच से इसके पाइप को, इसके ट्यूब को निकालें। तो जैसे ही ठंडा रहेगा, ये नीचे क्या है, वेपर जा रहा है, ऊपर हम ठंडा दे रहे हैं, हो जाएगा क्या, कंडेंसेट कर जाएगा, कंडेंसेशन पढ़े हैं आप। अब ये क्या होगा, ये वाटर में तब्दील हो जाएगा, वाटर यहाँ पर फ्रेश वाटर जमा हो जाएगा, ये कंप्लीट H2O होगा, है ना। ये डिस्टिल्ड वाटर हो जाएगा, एकदम प्योर, इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है। और यहां पर क्या बच जाएगा, नमक वाला पार्टिकल, सॉल्ट पूरा ही बच जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है ना। इसको 2 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। वही लिखे हैं, जो बोले वही लिखे हैं। व्हेन द सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन इज हीटेड टू बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन इज हीटेड टू द, कहां, बॉइलिंग पॉइंट पर, वाटर वेपर फ्रॉम द मिक्सचर रीचेज द कंडेंसर एंड द कोल्ड वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द इनसाइड ट्यूब। जैसे ये
वाटर वेपर क्या है, रीचेज टू कंडेंसर, ये इसको कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर इसका सराउंडिंग में कोल्ड वाटर है या कोल्ड कपड़ा या कोल्ड कोई कोल्ड पदार्थ रखे हैं, इसके बीच से उस पाइप को हम क्रॉस कराए हैं जो गर्म वाला वेपर लेके जाएगा। तो कोल्ड वाटर क्या इफेक्ट करेगा, उसको कूल करना चाहेगा, तो जैसे कूल करेगा तो कंडेंसेट हो जाएगा, है ना। कंडेंसेशन पढ़े हैं आप, कंडेंसर को पढ़ाए थे पहले वीडियो में, एक बार देख लीजिएगा। कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कंडेंसेशन प्रोसेस से हम इसको डिस्टिलेशन को हम अचीव कर लेते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन क्या है। नॉर्मल डिस्टिलेशन एक एग्जांपल था यहाँ पर, इस तरह का डिस्टिलेशन होता है। तो टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन क्या क्या हो सकता है। नॉर्मल देखिए, सिंपल डिस्टिलेशन एक है, और क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे बढ़ते हैं, अभी सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ते हैं। देखिए सिंपल डिस्टिलेशन कैसे कहते हैं, ऊपर वाला जो था वो सिंपल डिस्टिलेशन था, जो एग्जांपल ऊपर में था वो सिंपल डिस्टिलेशन था। देखिए उसका डेफिनेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन इन्वॉल्व हीटिंग द लिक्विड मिक्सचर टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड इमीडिएटली कंडेंसेट इनटू द रिजल्टिंग वेपर। एक लाइन में देखिए, सिंपल डिस्टिलेशन क्या करता है, ये रिफर्स करता है ऐसा एक्सपेरिमेंट को जिसमें कि वो जो मिक्सचर है उसको हम हीट करेंगे। किस लेवल में हीट करेंगे, उसका कोई एक कंपोनेंट को बॉइलिंग पॉइंट में हम ले जाएंगे, कोई एक कंपोनेंट को। और बॉइलिंग पॉइंट में ले जाने के बाद वो वेपर हो जाएगा, और वेपर को हम किसी ट्यूब से पास करेंगे, और ट्यूब के अराउंड हम कंडेंसेटिंग कूलिंग ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, वो कंडेंसेट हो जाएगा वो वेपर, और जाकर के वाटर में या कोई लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, और जो बचा हुआ रहेगा कंसेंट्रेशन, जो बचा हुआ रहेगा क्रिस्टल, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। अच्छा, द मोस्ट कॉमन प्रोसेस यूज टू सेपरेट टू लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफर लीस्ट बाय 50 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपल डिस्टिलेशन किस में यूज करेंगे, कैसे लिक्विड में यूज करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपस में 50 डिग्री में डिफरेंशिएट हो। यदि कम वाला रहेगा तो सिंपल डिस्टिलेशन नहीं होगा, है ना। 50 डिग्री में डिफरेंशिएट हो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस किस लिक्विड का कितना होता है, ये अलग एक चैप्टर है, इसका बहुत बड़ा चार्ट है, इसका करीब 50-60 तो चार्ट है, हम दे देंगे बाद में, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। याद करना ही होगा, अदरवाइज आप सेलेक्ट कैसे करेंगे कि वो कौन सा डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होगा, है ना। तो जिसमें 50 डिग्री का डिस्टिलेशन हो, जैसा दो एक लिक्विड, यदि मान लीजिए दोनों मिसिबल है, नो मैटर दे आर मिसिबल और इमिसिबल, नो मैटर, मिसिबल भी हो सकता है इमिसिबल भी हो सकता है, लेकिन यदि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में 50 डिग्री का डिफरेंस हो, 50 डिग्री डिफरेंस हो, तो उसमें हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। ठीक, एग्जांपल क्या क्या है, सेपरेशन ऑफ डाइथाइल ईथर फ्रॉम डाइऑक्साइन, है ना, ये सब एग्जांपल पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म फ्रॉम ऑयल, ठीक है ना। लिक्विड सब्सटेंस, ये जो एग्जांपल है देखिए, सेपरेशन ऑफ H2O फ्रॉम KMnO3, है ना। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी हम लिख दिए हैं ताकि आपको सुविधा हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन समझ गए, दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए, fractional distillation is used to separate mixture of liquid that have similar almost similar boiling point। ये किस में यूज होता है, यदि सिमिलर मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट मिक्सचर, मतलब कोई ऐसा लिक्विड का मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट है। मान लीजिए लिक्विड है, लिक्विड मिक्सचर में है, बहुत सारे कंपोनेंट उसमें है, बहुत सारे एलिमेंट है या कंपाउंड मिले हुए हैं या मिक्सचर मिले हुए हैं, और उन सबका इंडिविजुअल जो बॉइलिंग पॉइंट है काफी नियर है, क्लोज है, आपस में काफी नियर है। तो उस तरह को अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ये देखिए किसका एग्जांपल है, नॉर्मल क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को जो हम मिट्टी से, समुद्र के नीचे से या मिट्टी से कहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल में क्या क्या मिला हुआ रहता है बोलिए तो, उसमें गैसोलीन रहता है, पैराफिन रहता है, डीजल रहता है, नेफ्थलीन रहता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल रहता है, किरोसिन रहता है, और ग्रीस भी हो निकलता है, बहुत सारा कुछ निकलता है लुब्रिकेटिंग, और सबका बॉइलिंग पॉइंट लगभग लगभग करीब है, लगभग लगभग करीब है। तो इस तरह से हम कैसे उसको अलग करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही अलग करेंगे। तो क्रूड ऑयल जो अलग होता है, क्रूड ऑयल जो निकालता है रिफाइनरी में, तो जितने सारे रिफाइनरी बने हुए जान लीजिए, सभी क्या है, रिफाइनरी को आप रिफाइनरी ना कहे, क्या कह दे, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, कह सकते हैं बिल्कुल। जो रिफाइनरी है वो क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। क्रूड ऑयल की जो रिफाइनरी जहां कहीं भी है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग सब कुछ कर देते हैं, सारे कंपोनेंट को, सारे लुब्रिकेटिंग एजेंट को, और जितने भी फ्यूल है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वो सभी अलग अलग करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर इसका हम चार्ट ड्रॉ किए हैं। देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि समझने में आसानी हो।
इसको नीचे करते हैं, बाद में समझ लेंगे। ठीक, देखिए लिक्विड क्रूड ऑयल यहां से लाए, लिक्विड क्रूड ऑयल यहां से लाए, एकदम सीधा रॉ क्रूड ऑयल है। अब इसको क्या किए, फर्नेस में डाले, ये फर्नेस है मतलब इसमें हीट देंगे। अब फर्नेस का हीट कितना, 400 डिग्री टेम्परेचर, 400 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट किए, हीट करने के बाद इसको इसमें पास किए, यहां पर डाल दिए इसमें, ठीक है ना। अब ये हुआ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये वाला जो चेंबर है, ये चेंबर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ। अब इसमें नीचे में डाले हैं, नीचे में कितना टेम्परेचर है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या अलग होगा क्रूड ऑयल से, बिटुमेन अलग होगा, वो जो अलकतरा होता है वो वाला पार्ट 400 डिग्री सेंटीग्रेड में नीचे भारी रहता है, गिर के अलग हो जाएगा, हम यहां पर अलग कर लिए बिटुमेन रेसिड्यू, ठीक। और उसके बाद भारी वाला लेंगे और तुरंत जैसे ऊपर में जो हल्का हल्का पार्टिकल होगा, हल्का, वो फूल ऑयल सब ऊपर चला जाएगा, जो भारी वाला नीचे रह जाएगा, फूल ऑयल ऊपर चला जाएगा। तो 370 डिग्री में फूल ऑयल हो जाएगा, कोई ऑयल कोई तरह का ऑयल है, बहुत टाइप के ऑयल होता है। 300 डिग्री टेम्परेचर देखिए है, 300 डिग्री टेम्परेचर में हमारा क्या मिल जाएगा, डीजल मिल जाएगा। 200 डिग्री टेम्परेचर में क्या मिल जाएगा, केरोसिन मिल जाएगा। 150 डिग्री टेम्परेचर में क्या मिल जाएगा, नेफ्था मिल जाएगा। और लगभग उसी टेम्परेचर में हमको गैसोलीन या पेट्रोल मिल जाएगा। और 20 डिग्री में हमको ऊपर में गैस निकल जाएगा, गैस मिल जाएगा, और इस गैस को हम लिक्विड बना के ये भी यूज कर लेंगे, एलपीजी बना लेंगे। तो क्रूड ऑयल से कितना कुछ बन सकता है, ये कैसे प्रोसेस हुआ। एक क्रूड ऑयल से देखिए क्या बना, हम इसको एलपीजी बना लिए, इसको पेट्रोल बना लिए, इसको नेफ्था बना लिए, इसको केरोसिन बना लिए, इसको डीजल बना लिए, अलग कोई फ्यूल ऑयल बना लिए। फ्यूल ऑयल मतलब ये मोबिल टाइप का ऑयल, सी ऑयल, और बहुत टाइप्स का होता है ऑयल, जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे, बहुत टाइप्स के ऑयल होते हैं, और भी बहुत सारे इसमें फ्रैक्शन है। सारा जो सेपरेशन संभव हुआ कैसे हुआ, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से संभव हुआ, ठीक है ना। बस यही बात यहां पर लिखा हुआ है। और आगे देखिए इसमें क्या और एक चार्ट बना के रखे हैं, इस चार्ट को देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्रूड ऑयल, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर देखिए, बॉइलिंग पॉइंट। रिफाइनरी गैस, रिफाइनरी गैस का क्या है, बॉइलिंग रेंज कितना है, 160 डिग्री से -5 डिग्री से हम निकाल सकते हैं उसमें, है ना। कार्बन चेंज इसका ऐसा होता है, ये होम हीटिंग एंड कुकिंग में काम आता है ना। ये विस्कोसिटी क्या होती है, लो होती है। फ्लेमेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है ना। गैसोलीन या पेट्रोल, इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है, नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट देखिए 180 से 260 है, गैस में पेट्रोल का 40 से 110 है। मतलब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब इसको समझ लीजिए, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा समझने में, क्लास 9 के स्टूडेंट पार्टिकुलरली, कि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट तो आप लोग वाटर का पढ़े होंगे, बढ़िया से सुनिए बात को, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का पढ़े होंगे, वाटर का देखे भी होंगे घर में। पानी को आप किसी बर्तन में गरम करेंगे, देखेंगे वाटर ऐसे वेपर होके उड़ जा रहा है ना, पानी पूरा खत्म हो गया। तो जो बॉयल हो रहा है कितना डिग्री टेम्परेचर पे, 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। तो गैसोलीन पेट्रोल को आप नॉर्मल, आप बोलेंगे कि नॉर्मल हम ऐसे बर्तन में रख देंगे तो उड़ जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर से कहां से आया, बॉइलिंग रेंज का क्या मतलब है, वो तो ऐसे ही उड़ जाता है। नॉर्मल आप सुने होंगे पेट्रोल और केरोसिन तो ऐसे ही उड़ जाएगा, तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर की जरूरत क्या है, बात उसका जरूरत है। जरूरत कब है कि यदि मान लीजिए किसी पेट्रोल को किसी जार में रखे आप, क्लोज्ड जार में, तब वो वेपर कैसे बनेगा। यदि उसका हम वेपर लेना चाहते हैं, पेट्रोल को हम गैसियस फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं और उस गैस को भी हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो कितना डिग्री टेम्परेचर देंगे कि जो वो पेट्रोल का लिक्विड है वो गैसियस स्टेज में आएगा, उस स्टेज का ये बॉइलिंग पॉइंट है। समझ गए बात को, उस स्टेज का बॉइलिंग पॉइंट है। तो गैसोलीन या पेट्रोल 40 से 110 डिग्री टेम्परेचर में, 40 डिग्री में शुरू हो जाता है, 110 डिग्री में कंप्लीट सारा पेट्रोल वेपर हो जाता है और गैसियस फॉर्म में आ जाता है ना। उसी तरह केरोसिन भी 180 से 260। इसीलिए केरोसिन और पेट्रोल दोनों ही मिसिबल है, लेकिन दोनों को डिस्टिलेशन प्रोसेस मतलब अलग अलग करने की विधि क्या है, सिंपल है ना। ये फ्रैक्शनल नहीं होगी यदि दोनों मिला हुआ आपस में। तो यहां पर फ्रैक्शनल इसलिए कि क्रूड ऑयल में दोनों मिला हुआ है, बात समझ लिए, क्रूड ऑयल में मिला हुआ है, और क्रूड ऑयल कंसिस्ट ऑफ सो मेनी कंपोनेंट्स and those components having very similar boiling point between them, that is why we are using fractional distillation here. But on the case of, उसको आगे हम लिखे भी है ना, केरोसिन और पेट्रोल को कैसे अलग करेंगे लिखे हुए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। और क्या है नेक्स्ट, स्टीम डिस्टिलेशन।
दो तरह का डिस्टिलेशन पढ़ चुके हैं, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब पढ़ते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। देखिए स्टीम डिस्टिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसको समझने के लिए हम यहाँ समझा देते हैं यहाँ पर पहले, उसके बाद थ्योरी में इसका आएंगे। स्टीम डिस्टिलेशन किस में यूज होता है? ये दो इमिसिबल लिक्विड को, इमिसिबल मिक्सचर को अलग करने के लिए यूज होता है। नॉर्मली इसमें एरोमेटिक सब्सटेंस को अलग करना होता है ना। तो दो इमिसिबल लिक्विड को पहले क्या करना है, स्टीम डिस्टिलेशन। देखिए एक यहां पर मान लीजिए, चलिए ट्यूब लिए, ठीक, और एक ट्यूब लिए, और यहां पर एक छोटा सा ट्यूब लिए। चलिए समझाने के लिए इसको मिटा देंगे, नीचे बना हुआ बढ़िया से, यहां पर हीट दे रहे हैं। चलिए अब यहां पर इमिसिबल लिक्विड हम डाले हुए हैं, देखिए ठीक से सुनिए, इमिसिबल लिक्विड डाले हुए जिसको अलग करना है। अब इसमें इमिसिबल लिक्विड मतलब मिक्सर है, दो अलग अलग कंपोनेंट है या सबस्टांस है, दोनों का अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, निश्चित ही होगा। तो जिसका सबसे हाई बॉइलिंग टेम्परेचर है, दोनों ही गैस बन जाएगा। मान लीजिए यहां पर कॉर्क बंद किए हो, बंद है एकदम, पूरा एकदम बंद है, टेम्परेचर डाले हुए जिसका, और हम जान रहे हैं इसमें कि कितना हाई बॉइलिंग टेम्परेचर, सबसे जो कंपोनेंट है जो अलग करना है हमको, उसका टेम्परेचर हमको बॉइलिंग पहले से जान लेना होगा, तभी तो कितना टेम्परेचर डालेंगे। टेम्परेचर रीडर यहां पर हम डाल रहे हैं, टेम्परेचर हम रीड कर रहे हैं। सबसे जो जिस कंपोनेंट को लेना है, जो सबसे जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसका टेम्परेचर हम वहां तक राइज करेंगे, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर हम वहां तक राइज करेंगे। अब जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, उस पॉइंट तक यदि ले जाएंगे तो जितना लिक्विड है सब क्या हो जाएगा, सब वेपर हो जाएगा, वेपर पार्टिकल हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, ठीक उसी समय इससे दो कनेक्शन पाइप का निकाले हुए हैं, एक सबसे ऊंचा ऊंचा वाला इधर डालेंगे, और एक सबसे थोड़ा सा नीचा, ये नीचा वाला इधर डालेंगे। तो सबसे ऊंचा वाला में कौन जाएगा, सबसे ऊंचा वाला में जाएगा जिसका सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट है, उसका मॉलिक्यूल हल्का होगा इसलिए ऊपर चला जाएगा। और यहां पर हम क्या करेंगे, कंडेंसेटिंग वाला लगा हुआ है सिस्टम, कूलिंग वाटर, पानी कूलिंग या बर्फ या कुछ हम लगा के रखे हैं जो कि इसको कंडेंसेट कर देगा, और यहां पर वाटर में ये मिल जाएगा। दूसरा क्या, जो लो बॉइलिंग वाला है गैस, वो इसमें आएगा और यहां भी वाटर में मिल जाएगा। अब ये इमिसिबल लिक्विड अलग अलग हो गया, दोनों अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर पे अलग अलग हो गया। यहां भी कॉर्क बना हुआ है, यहां भी कॉर्क बना हुआ है, अलग अलग हो गया। अब इसको क्या है, अब वाटर से ही तो अलग करना है, वाटर वेपर को उड़ा देंगे 100 डिग्री में, जो बचेगा वो लिक्विड बन जाएगा। इसमें भी वाटर वेपर को उड़ा देंगे 100 डिग्री में, जो बचेगा वो अलग हो जाएगा। समझ गए, इसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। इसी को लिखे हैं, समझा दे रहे हैं कैसे लिखे हैं। देखिए स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट हीट सेंसिटिव कंपोनेंट, हीट सेंसिटिव कंपोनेंट है ना, in a mixer. Example, steam distillation is an easy efficient way to extract aromatic compound from any plant species. मतलब कोई ऑयल से, प्लांट स्पीसीज का कोई ऑयल है ना, ऑयल है, ऑयली स्ट्रक्चर है, और उसमें प्लांट स्पीसीज का है, तो कुछ ऑयल और वाटर ऐसा टाइप का मिक्सर होगा, इमिसिबल होगा, तब ऑयल वाटर है तभी तो इमिसिबल है ना। तो उसमें हमको एरोमेटिक सब्सटेंस निकालना है, वाटर टाइप को निकालना है, ऑयल टाइप को बिल्कुल अलग कर देना है। कैसे होगा देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है। When two immiscible mixture are heated together, ठीक, each liquid exerts its pressure. जैसे हीट करेंगे टुगेदर एक साथ में, दोनों लिक्विड अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। प्रेशर कब एग्जर्ट करेगा, जब बॉइलिंग टेम्परेचर रीच कर जाएगा तब, पहले नहीं। यहां पर बॉइलिंग टेम्परेचर रीच कर गया, उसके बाद क्या करेगा, यहां पर लिख सकते हैं आफ्टर रीचिंग गैसियस स्टेज या बॉइलिंग टेम्परेचर लिख देते हैं, गैसियस स्टेज है ना, वो एग्जर्ट करेगा प्रेशर। कहां, वाल में करेगा, जिस ट्यूब में, जिस परख नली में रखा होगा। अच्छा, द वेपर प्रेशर इन द सिस्टम ट्रिमेंडसली वेरी हाई, बहुत हाई हो जाए। क्यों, दिस हैपेंस ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन है, दो तरह का वेपर प्रेशर है ना, दो तरह से वेपर प्रेशर है, दोनों एग्जर्ट करेगा, बहुत हाई प्रेशर देगा, ठीक है ना। एट दैट टाइम, ठीक उसी समय, द एलिमेंट विच हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट्स एवापोरेटिंग टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर। पहले वही एवापोरेट करने की कोशिश करेगा, किससे, जिससे ऊंचा वाला कलेक्शन है, फॉर्म मिक्सर विथ वाटर, और वाटर के साथ एक मिक्सर हम बना लेंगे। और दूसरा वाला क्या करेगा, वो दूसरे सबसे नीचे वाला, चूंकि जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है, उसका मोलिक्यूल, उसका लेटेंट हीट उसके मोलिक्यूल में सबसे हाई रहेगा, बहुत हल्का होगा उसका मोलिक्यूल, सबसे ऊपर जाएगा वो, और ऊपर से हम अलग ले लेंगे या नीचे वाले से अलग ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इन द सेपरेशन प्रोसीड्योर द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैड बीन evaporated is passed through a container with cold water,
ठीक है ना, वही जो बताया हम ऊपर में। फर्दर द सेम मिक्सचर पास थ्रू हॉट वाटर एंड अदर एंड, दस कंडेंसेशन ऑफ द मिक्सचर टेक्स प्लेस। ठीक है ना, फर्दर द मिक्सचर इज कलेक्टेड टेकन इन सेपरेशन, बाद में ड्यूरिंग द सेटलिंग प्रोसेस एन एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड कम्स टॉप, और जैसे हम उसको बाद में वाटर के साथ हम अलग कर लेते हैं। बस वही कहानी लिखे हैं, देखिए यहाँ पर पिक्चर में समझा देते हैं। देखिए ये वाला इमिसिबल लिक्विड है, ये वाला क्या है, इमिसिबल लिक्विड है। इसमें यहां पर हम हीट दिए, गर्म हुआ। देखिए जब गर्म हो जाएगा पूरा, ये जितना लिक्विड है जब वेपर बन जाएगा, गैसियस पार्टिकल में फेज में आ जाएगा, तो क्या होगा, ये देखिए ये वाला ऊंचा है, इससे ऊंचा है ये वाला, है ना, ये वाला ऊंचा है। अब यहां पर क्या है, इस ऊंचा से जो सबसे हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, वो वाला मॉलिक्यूल इधर से आएगा। और यहां पर क्या हम लगा दिए इसको, यहां कोल्ड वाटर का सिस्टम हम लगा दिए हैं इसको ठंडा करने के लिए। और ये यहाँ वाटर में हम उसको मिक्स कर दिए, वाटर है यहाँ पर, वाटर में ये मिक्स हो जाएगा ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस पे। यहाँ पर कंडेंसेट तो यहीं पर हो जाएगा ना, है ना। और जो सबसे दूसरा वाला लिक्विड था जिसका कि लोअर बॉइलिंग टेम्परेचर था, हल्का बॉइलिंग टेम्परेचर कम था, उसके लिए हम नीचे रखें, देखिए इसको नीचे रखें। और ये यहाँ इसका मॉलिक्यूल थोड़ा सा हल्का भारी होगा, इसलिए नीचे जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा। यहाँ भी वाटर रखे हम, इसमें मिल जाएगा। अब क्या हुआ, वो कंडेंसेशन करके, वो प्रोसेस करके एक लिक्विड इसमें मिल गया, एक लिक्विड इसमें मिल गया। अब दोनों लिक्विड किसमें मिला, वाटर में मिला। अब इसमें क्या करेंगे, वाटर को हम यदि अलग कर लेंगे वेपर करके, तो वो जो लिक्विड बच जाएगा, क्योंकि जो ऑयली होगा, जो भी ऑयल होता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हमेशा वाटर से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में ले जाकर के सारा वाटर को हम उड़ा देंगे, जो बचेगा वो हमारा एक्सट्रैक्ट बच जाएगा, और वो हमारा डिजायर्ड होगा, जो हम चाहते हैं वही होगा। ऐसा ही होता है स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब तक हम लोगों ने सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। देखिए वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है, आइडियल फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर, दोज मिक्सचर ऑफ लिक्विड जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला हो, है ना, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे टच करता हो, बहुत ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो। मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब उस लिक्विड का गैसियस फॉर्म में बदलने की जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, वैसे वाले मिक्सचर को हम किसमें कहते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन। मतलब क्या, उसको बॉयल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ज्यादा, वैसा फर्नेस वगैरह स्पेशल जुगाड़ करना होगा, इसलिए वैक्यूम डिस्टिलेशन से उसको इजीली हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। ऑल्सो यूज्ड इन अदर सेक्टर, किसमें, टू एक्सट्रैक्ट प्लांट एसेंस, पेड़ के जो एसेंस, मतलब जैसे जितना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो भी दवाई आप खा रहे हैं, पेड़ का क्या है, पौधे का एसेंस है, या तो लीफ का या तो स्टेम का, है ना। तो वो कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन है काफी इसका, इसको बड़ा डीपली पढ़ना होगा इसको, वैक्यूम डिस्टिलेशन को। तो उस तरह के काम को हम किसमें यूज करेंगे, वैक्यूम डिस्टिलेशन। या तो हाइड्रोकार्बन का चेन को भी हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, वैक्यूम डिस्टिलेशन से अलग कर सकेंगे, ठीक है। नॉर्मल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये सब केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। आगे जितना भी ये चारों होगा ये केमिकल इंडस्ट्री में यूज होगा, ठीक है ना। एयर सेंसिटिव वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये भी केमिकल इंडस्ट्री का है। फॉर कंपाउंड्स दैट आर सेंसिटिव टू एयर एंड रेडिली रिएक्ट विथ हीट, यदि एयर में वो रिएक्ट करता है ऐसा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एयर में उसको लाने से तो रिएक्ट कर देगा, कुछ रिएक्शन बन के कुछ और कंपाउंड बन जाएगा, या तो उड़ जाएगा, वेपर बन जाएगा, उसको हम एयर सेंसिटिव वैक्यूम डिस्टिलेशन से अलग करेंगे, ठीक। शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन, ये क्या है, इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड दैट इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे यदि कोई अनस्टेबल है, ऐसा कोई मिक्सचर है या कंपाउंड या एलिमेंट है, उसको हम शॉर्ट पाथ पे लेंगे, शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन में, है ना। ठीक क्या है, हाई टेम्परेचर में जो अनस्टेबल होगा, लो टेम्परेचर में नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में जो स्टेबल होगा, तो उसको हम हाई टेम्परेचर में ही हम शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर लेंगे। और क्या है आखिर में, जोन डिस्टिलेशन। द प्रोसेस जोन डिस्टिलेशन इन्वॉल्व द पार्शियल मेल्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस एंड द कंडेंसेशन ऑफ द रिजल्टिंग वेपर। पहला क्या करेंगे इसमें, जोन डिस्टिलेशन में जो मिक्सचर है उसको मेल्ट करेंगे, पार्शियल मेल्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट मेल्ट नहीं करते, लिक्विड नहीं बनाएंगे, उसी पार्शियल मेल्टिंग टाइम में ही उसको दो जोन में अलग अलग हो जाएगा, देखिएगा, क्योंकि जिस यदि टेम्परेचर उसका अलग अलग होगा, लिक्विड टेम्परेचर उसका अलग अलग होगा, है ना, लिक्विड होने की जो टेम्परेचर होगी वो उसका अलग अलग होगी, तो क्या होगा, वो उसी समय अलग हो जाएगा, जोन अलग अलग जोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हम उसको
अलग अलग सेपरेट कर सकेंगे, उसी समय ले लेंगे, ठीक है ना। इस सब डिटेल आप 11-12 में पूरा पढ़िएगा। अभी नॉर्मल टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन में जान लीजिए, और यदि क्वेरी है तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। मैंने चूंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, ऐसी कोई बात नहीं थी नहीं पढ़ाने की, है ना। और ऐसा कोई भी नहीं है, इतना भी टफ नहीं है जो कि आपके दिमाग में नहीं आएगा, बिल्कुल ही आपके दिमाग में आएगा। बिल्कुल सादा सीधा एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल है, आप इसको गूगल करके आराम से पढ़ सकते हैं। नाम तो जान ही गए, बस एक एक टर्म उठा के गूगल करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, डिटेल्स अबाउट सेपरेटिंग द मिक्सचर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन समझते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा और आपके एनसीईआरटी बुक से भी मैंने ड्रॉ किया, उस क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं यहाँ पर। डिटेल्स अबाउट सेपरेटिंग द मिक्सचर, मिक्सचर को कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं क्या है, कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या ब्लू इंक। ब्लू इंक, मान लीजिए एक एक जार है, लिक्विड है, वाटर है, इसमें ब्लू कलर पिगमेंट हम डालें, ये पूरा ब्लू कलर हो गया। अब ब्लू कलर जो पिगमेंट है उसको कैसे अलग करेंगे, वही ना, अलग कैसे करेंगे, उसको कैसे सेपरेट करेंगे। ऊपर में जितना डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो कुछ भी प्रोसेस, सेपरेशन प्रोसेस पढ़े, क्रोमेटोग्राफी पढ़े, क्रिस्टलाइजेशन पढ़े, डिस्टिलेशन पढ़े, इसमें से कौन सा यूज होगा या कुछ अलग यूज होगा वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए, तो कलर कैसे करेंगे, हम यहाँ पर हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, वाटर इसका उड़ जाएगा और कलर पिगमेंट रह जाएगा। नॉर्मल सिस्टम है, यहाँ पर देख लीजिए, बस इसको बोलते हैं क्या, सिंपल डिस्टिलेशन। देखिए कैसे यूज होगा सिंपल डिस्टिलेशन, इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, कलर पिगमेंट वाला कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, क्यों, उसका जो सॉल्यूट पार्टिकल है 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ठीक है ना। हेट्रोजेनस मिक्सर, कोलाइडल इसलिए हेट्रोजेनस होगा, डाई एंड वाटर, डाई वाला। व्हेन दिस मिक्सर इज हीटेड वाटर इवापोरेट्स एंड ड्राई लेफ्ट आउट, सिंपल सा है, सिंपल डिस्टिलेशन में आएगा, ठीक। क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम निकालने की विधि किस डिस्टिलेशन में आती है, कौन सी सेपरेशन विधि में आती है। देखिए, एज मिल्क इज अ सस्पेंशन है, मिक्सचर ऑफ क्रीम वाटरी लिक्विड centrifugated is used to separation cream from milk, milk put in closed container and by centrifuge machine spun very high speed, the centrifugal force act on milk and separate mixture, लाइटर फ्लोट्स ऊपर में, ठीक। देखिए, मिल्क को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से अलग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, वो जो हम लोग अभी जो प्रोसेस पढ़े इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं पढ़े। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्स होता है, फिजिक्स में पढ़ेंगे हम आगे। अभी जान लीजिए सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ऐसा होता है, ऐसे गोल 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 क्लॉक वाइज यदि घूमेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा, है ना। तो जो ज्यादा मास वाला वो बीच में नीचे जाने का कोशिश करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और हल्का वाला ऊपर रहेगा। बस वही करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं, एक जार लिया, मिल्क डाल दिया, मिल्क डाल दिया, और मिल्क को पूरा, मशीन है या हाथ से लीजिए, पुराने जमाने में तो हाथ से ऐसी करते थे घर की महिला, आजकल मशीन निकल गया है। घुमाया 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 घुमाया, मिल्क को पूरा घुमाया, इतना घुमाया वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या करेगा, वो पार्टिकल में टूट जाएगा और उसका सबसे हल्का पार्टिकल क्या हो जाएगा, ऊपर में फ्लोट करने लगेगा, ऐसे 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 ऊपर में, और सबसे भारी वाला नीचे रह जाएगा, है ना। और चूंकि क्रीम सबसे हल्का पार्टिकल है, बहुत हल्का है ना, वो अलग, हम उसको अलग बर्तन में हम ले सकेंगे। इतना हल्का है और चूंकि फैट भी है इसीलिए बड़ा डेंजरस है। इतना हल्का है वो कहीं भी बैठ सकता है बदन में, कहीं भी फैट क्रिएट कर सकता है, ब्रेन में भी फैट क्रिएट कर देगा, हार्ट में भी फैट क्रिएट कर देगा। इसलिए क्रीम अच्छा चीज नहीं है खाने के लिए, सभी के लिए अच्छा नहीं, कुछ के लिए अच्छे हो सकते हैं, जो मेहनती लोग हैं उसके लिए अच्छा है, जो मेहनत नहीं करते हैं, घर बैठे रहते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, उसके लिए क्रीम खाना जरूरत नहीं है, उसके लिए क्रीम नुकसानदायक होगा, है ना, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना बड़ा ही मुश्किल होगा, बहुत ही हल्का पार्टिकल होता है उसका फैट का, ठीक है ना। तो क्रीम कैसे अलग हुआ ये देख लिए, ठीक। आगे क्या है, सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल। अब देखिए, इमिसिबल ऊपर पढ़े थे, मिसिबल और इमिसिबल समझ गए, दो इमिसिबल है मतलब क्या, ऑयल एंड वाटर वाला चक्कर है, मिलेगा नहीं प्रोपोर्शन में। अच्छा, सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड, क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल से हो जाएगा, ऑयल एंड वाटर है, अलग अलग यूज हो जाएगा सेपरेटिंग फनल से, है ना। द फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर, उसमें दो लेयर मिलता है उसमें, और एक तो पतला रखेंगे एक तो का मोटा रखेंगे, अलग अलग हो जाएगा सेपरेटिंग फनल से। अच्छा, पढ़ लीजिएगा ठीक से, वही ज्यादा समय नहीं लेते हैं आपका। ये सभी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। हर एक क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी बुक में देखिए, गूगल का जमाना है, गूगल करिए, एक एक वीडियो इंडिविजुअल क्वेश्चन पर दीजिए, 5-5 मिनट 10-10 मिनट देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उसको याद करके ही छोड़िए। जब तक कंप्लीट नहीं होता है खंबा गाड़ के वहीं बैठा रहिए, जब तक, यदि आप स्किप करेंगे इसका मतलब आप अपने लाइफ, आप अपने एम को स्किप कर दिए, है ना। आप यदि एक एक क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं इसका मतलब आप, यू आर स्किपिंग योर एम, योर गोल, यू आर नॉट स्किपिंग द क्वेश्चन हियर, है ना। सो
बढ़ते हैं आगे। सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। सॉल्ट और कैम्फर, कैम्फर वही कपूर घर वाला, नमक और कपूर को यदि मिला देंगे तो कैसे अलग करेंगे, मिला हुआ नमक भी सादा कपूर भी सादा लिए चूर मिला दी, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक डिश लिए, चाइना डिश, चाइना डिश इसलिए बोलते हैं इसमें गर्म करने से जल्दी फटता नहीं है ना, है ना। और इसको हीट किए, और यहाँ पर गर्म करने से, चूंकि कपूर जो होता है, कैम्फर उसका क्या गुण होता है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड नहीं बनता है, गैस बन जाता है। नॉर्मल सॉलिड से लिक्विड बनेगा, उसके बाद में गैस बनेगा, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। और इसको ऊपर में क्या करेंगे, हम कॉटन क्लोथ से बंद कर देंगे इसका मुंह, देखिए यहाँ पर बंद कर दिया मुंह इसका, और यहाँ पर हम हीट दिए हीट दिए हीट दिए, ये गर्म होगा, नमक भी गर्म होगा और कैम्फर भी गर्म होगा। कैम्फर क्या हो जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा, गैस बनेगा और गैस बन के ऊपर उड़ने की कोशिश करेगा लेकिन उड़ नहीं पाएगा, क्या करेगा, यही सब में जमा हो जाएगा, ये सब में जमा हो जाएगा, ये सब किनारे में गैस ऊपर में, और जो बचा हुआ रहेगा वो नमक बचा हुआ रहेगा, बस अलग हो गया, बस वही विधि हम लिखे हैं यहाँ पर, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। उसके बाद देखा सेपरेट ऑफ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल। अब चलिए मिसिबल, मिसिबल तो देख लिया, मिसिबल लिक्विड को कैसे अलग करेंगे। टू मिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। क्यों, डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू लिक्विड, डिस्टिलेशन जिसका 20 मतलब जिसका डिस्टिलेशन प्रोसेस उसी में यूज किया जा सकता है जो आगे बताए हम, इसका 50 डिग्री लगभग अराउंड में डिफरेंस हो, दो लिक्विड का जिसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री से के बीच में हो, लगभग डिफरेंस दोनों का, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, कहीं पर 50 डिग्री लिखा हुआ है, कहीं पर 30 डिग्री लिखा हुआ है, ये बोलना मुश्किल, हर एक बुक में अलग अलग है, नॉर्मल आप 30 डिग्री मान के चलिए, चलिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री डिफरेंशिएट करता हो, उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से हम अलग कर सकेंगे, चलिए ठीक है। तो द मिक्सचर इज हीटेड इन डिस्टिलेशन फ्लास्क, द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल बॉयल फर्स्ट एंड इट्स वेपर आर पास्ड थ्रू द कंडेंसर विच कन्वर्ट इनटू वेपर लिक्विड। पहले लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला वेपर हो जाएगा और वो निकल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला रह जाएगा वहां पर, ये भी एक प्रोसेस है, रह गया सिंपल, है ना। और यदि उसके बाद क्या है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले निकाल लेंगे यदि, तो उसके बाद ऊपर में हम जैसे एग्जांपल बता दे रहे, चलिए चलिए एक जार है, चलिए यहां पर लिए, ठीक है ना, दो दो मिसिबल लिक्विड डाले हुए, ठीक, एक का टेम्परेचर जो सबसे लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है वो क्या होगा, हीट होगा, हीट होकर के क्या होगा, पहले जो सबसे पहले हीट हो जाएगा वो इसमें चला जाएगा, और यहाँ पर टेम्परेचर हम ये लगा दिए हैं एक टेम्परेचर रीडर, ये देख रहे हैं कि कितना टेम्परेचर है, जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला है उसको हम उससे टेम्परेचर से ज्यादा करेंगे ही नहीं, बढ़ाएंगे ही नहीं, ताकि वही वाला पार्टिकुलर कंपोनेंट हमारा हीट हो। मतलब ये हमको ख्याल रखना होगा, ऐसा नहीं कि अनकाउंट ऑफ टेम्परेचर हम बढ़ाते गए तो पता ही नहीं चला कि दोनों दोनों कहां जाएगा। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो पार्टिकुलर कंपोनेंट है हमारा, जो लिक्विड है वो हीट होकर के वो क्या हो, वेपर गैस हो जाएगा और इसमें जाके कंडेंसेट हो जाएगा, यहाँ पर वाटर के साथ बैठ जाएगा, जो बचा हुआ रहेगा वो अलग हो जाएगा, बस वही यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, व्हाट इज फिजिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज, देखिए डिफिनेशन छोटा छोटा है, क्वेश्चंस आते हैं इसलिए हम लिख दिए यहाँ पर, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो, कैसे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यदि किसी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएगा उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, शेप है, साइज है, कलर है, स्टेट है, किस स्टेट में है, लिक्विड में है, गैस में है, कि सॉलिड में है ना, या प्लाज्मा बीसी जो भी पढ़ रहे थे हम लोग 5 तरह का स्टेट, यदि वो सब उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज, मतलब ऐसा चेंज जो फिजिकली दिखे, फिजिकल चेंज। अच्छा केमिकल चेंज किसे कहते हैं, इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, अ चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज, इट्स कॉल्ड केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, इट्स कॉल्ड आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन होता है और ये इरिवर्सिबल होता है बाय नेचुरल प्रोसेस, मतलब ये वापस इरिवर्सिबल, मतलब ये वापस नहीं होगा, कैसे, बाय नेचुरल प्रोसेस, लेकिन बाय केमिकल प्रोसेस ये रिवर्सिबल है ना। केमिकल चेंजेज आर इरिवर्सिबल बाय नेचुरल प्रोसेस बट रिवर्सिबल बाय केमिकल प्रोसेस, ठीक है ना। देखिए अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, इज द डाई ऑफ ब्लैक इंक इज द सिंगल कलर, ब्लैक इंक का जो कलर है, ब्लैक इंक जो ब्लैक आपको दिखता है वो क्या सिंगल कलर है, एक क्वेश्चन आता है, देखिए इसका क्वेश्चन आंसर, ब्लैक इंक का जो ब्लैक कलर दिखता है वो सिंगल कलर है, नहीं सिंगल कलर नहीं है, इसका देखिए एग्जांपल कैसे हम लिखे हैं, जो लिखे हैं यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, देखिए ब्लैक इंक को नॉर्मली क्या करिए, एक पेपर लीजिए, कागज का टुकड़ा, सफेद टुकड़ा, ठीक है ना, कागज का सफेद टुकड़ा, इसमें ब्लैक इंक को यहाँ पर डाल दीजिए, चलिए 1 2 3,
डाल दीजिए। अब क्या करिए, यहां पर वाटर लीजिए। अब इस पेपर को हल्का डुबाइए, इतना डुबाइए कि इतने दूर तक डुबाइए, हल्का हाफ डुबाइए। देखिए जो नीचे डूबेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये डिस्पर्स हो जाएगा, कलर इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे पूरा डिस्पर्स हो जाएगा, कलर फैल जाएगा। पानी में भी आपको कलर फैल जाएगा कुछ, और वो काला ऊपर वाला काला लगेगा, नीचे वाला काला नहीं लगेगा, नीचे वाला जो सतरंगी हो जाएगा। मतलब मिक्स ऑफ कलर है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, बहुत सारा कलर आपको लगेगा, एकदम हिप्जियोर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि ब्लैक कलर ब्लैक नहीं है, ब्लैक में बहुत सारे कलर पिगमेंट मिले हुए हैं। ये कैसे प्रूव करेंगे, इसी तरह प्रूव करेंगे, वही बात हम यहाँ लिखे हुए हैं, है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज होता है उसके लिए, इसको पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल वही जो हम बोले वही सिस्टम है, ठीक। टाइम ज्यादा नहीं लेते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैस फ्रॉम एयर। अच्छा, एयर नेचुरली एयर में तो बहुत सारे गैस मिले हुए रहते हैं, हम यदि पार्टिकुलर कोई गैस को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। वी नो दैट एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस क्यों, इसके कंपोनेंट्स लेस देन 1 नैनोमीटर हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने मिक्सर में जितने कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, एयर में क्या क्या है, 78% नाइट्रोजन है, देखिए। ऑक्सीजन मात्र 21%, हम लोग जो भी ले रहे हैं नाइट्रोजन भी उसमें 78% है। आर्गन 1% है, अदर गैस भी 1% है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है 0.04%, इतना सारा कुछ मिला हुआ है। कैन बी सेपरेटेड इनटू दिस इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद रखिएगा, एयर मिक्सर को कैसे अलग कर सकते हैं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या फ्लो डायग्राम है इसका, देखिए इस पिक्चर में पूरा समझ लेंगे। देखिए एयर यहां पर नेचुरल हम लिए, कलर चेंज करते चलिए, एयर यहां पर हम लिए, डाले एयर यहां पर, डाले यहां गया, यहां पर क्या किया, इसको कंप्रेस किया, इधर से भी कंप्रेस किया, इधर से भी कंप्रेस किया। कंप्रेस करने से क्या होता है, एयर यदि कंप्रेस होगा, ये काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, हीट जनरेट होगा। क्योंकि एयर का मोलिकुलर स्पेस काफी बड़ा होता है, यहां मोलिकुलर स्पेस कम जाएगा, डेंसिटी इसकी हाई हो जाएगी, हाई डेंसिटी होगा, हीट बढ़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, हॉट एयर हो गया। देखिए हॉट एयर यहां से जाने लगा, इसका रास्ता भी बना दिए हैं। और यहां पर हम घड़ी लगाए हैं एक टेम्परेचर रीडर का, कि पर्टिकुलर उतना हीट होगा तभी इसको जाने वाला रास्ता देना, ऐसे मत देना, ताकि उतना हीट हुआ मतलब उतना कंप्रेसर, उतना प्रेस ले लिया, ये पर आगे बढ़ा, हॉट एयर बढ़ा। अब यहां पर हॉट एयर बढ़ने के बाद यहां पर क्या क्या क्वालिंग सिस्टम हम कर दिए हैं पूरा, और इसमें कोल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी हम इसमें पास कर रहे हैं चैम्बर में, एकदम फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। तो क्या हो जाएगा, ये गर्म हवा आया, यहां पर ठंडा हो गया, मतलब प्रेशर को बढ़ा दिए और टेम्परेचर को कमा दिए। होगा क्या, वो लिक्विड हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाए टेम्परेचर कमाए, लिक्विड हो जाएगा। अब लेकिन यहां पर आगे बढ़ा, फिर इसको लिक्विड होने नहीं दिए हैं, कंप्रेस्ड एयर को थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं, आगे बढ़ा के एक सेपरेटर बॉक्स में लाए हैं, यहां पर इसको फिर ठंडा करेंगे। और इस सेपरेटर बॉक्स में हम चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस लेंगे, इसलिए ड्राई आइस का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा अलग है। यहां पर टेम्परेचर को हम मैनिपुलेट किए हैं, टेम्परेचर को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम अलग निकाल लेते हैं, है ना, उसका अलग ड्राई आइस निकाल लेते हैं, अब बाकी को लिक्विड बना करके हम अलग सेपरेट कर लेते हैं, नाइट्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग, आर्गन को अलग, हम सबको अलग कर लेते हैं। यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन लास्टली फाइनली हमको आता है। मतलब इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, लेकिन वैसा क्रूड ऑयल का टाइप का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहां हो गया स्टेप, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया, ये स्टेप 4 हो गया, इस तरह का फ्रैक्शन में है। यहां तक हम क्या किए हैं, यहां तक क्या किए हैं, एयर को कंप्रेस किए हैं और यहां पर उसको लिक्विड बनाने तक पोजीशन में ले आए हैं, लिक्विड नहीं बनाए हैं, लिक्विड यहां पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डिजायर टेम्परेचर उसको दे रहे हैं। कंप्रेस्ड एयर है, खाली उसको ठंडा करेंगे और लिक्विड बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो कितना कितना टेम्परेचर में किसको किसको ठंडा करेंगे, बस वही टेम्परेचर हम उसको बोल रहे हैं फ्रैक्शनल पोजीशन। ये फ्रैक्शनल पोजीशन है, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे CO2 ले लेंगे, यहां पर फ्रैक्शनल पोजीशन है, ये पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई और गैस ले लेंगे, ये पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई और गैस लेंगे, ये पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई और गैस ले लेंगे, है ना। ये बड़ा प्रोसेस है, इसको आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, ऐसे क्लास 11-12 में बिल्कुल है, बढ़िया दिया हुआ, ठीक है ना। क्लास 9th में भी है, ये जितना बताएं इससे ज्यादा नहीं है, इसको फिर एक दो बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए और एक क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल। बस वही मिसिबल, केरोसिन एंड पेट्रोल को कैसे सेव करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, मान के चलिए मिसिबल है, याद रखिए केरोसिन पेट्रोल मिसिबल है। केरोसिन एंड पेट्रोल बोथ आर मिसिबल लिक्विड एंड वी नो दैट मिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड आल्सो बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल से भी होगा, सिंपल से भी होगा। फॉर द लिक्विड व्हिच हैज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री दे अंडरगो फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मोर देन 25
सिंपल डिस्टिलेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट केरोसिन अराउंड इतना, द बॉइलिंग पॉइंट पेट्रोल इतना, सो फ्रैक्शन इसमें क्या होगा, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम इसको अलग कर लेंगे। ठीक है ना, प्रोसेस आगे पढ़ा है मिसिबल डिस्टिलेशन का, मिसिबल लिक्विड को कैसे अलग करेंगे वही वाला प्रोसेस इसमें इंप्लॉय होगा, है ना, जो केरोसिन और पेट्रोल दोनों आपस में मिसिबल है। ठीक है, अच्छा, ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। कॉपर सल्फेट कैसे इम्प्योर सल्फेट से लेंगे, देखिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से लेंगे। क्रिस्टलाइजेशन इज द मेथड ऑफ चॉइस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। कॉपर सल्फेट को हम कैसे लेंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से लेंगे। इन दिस प्रोसेस sample of sample is dissolved in minimum amount of water and impurities are filtered out, और इसका impurities filter कर देते हैं, then water is evaporated and pure sample is obtained। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक से पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, नेम द टेक्निक टू सेपरेट, क्या शॉर्ट क्वेश्चन, बटर फ्रॉम कर्ड, क्या बोलेंगे, किस टेक्निक को बोलेंगे, बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। बटर फ्रॉम कर्ड है ना, या क्रीम फ्रॉम मिल्क, वो भी सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, नेम द टेक्निक ऑफ सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, क्या होगा, इवापोरेशन मेथड होगा, या बॉइलिंग होगा, या सिंपल डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं, जो बोलिए, है ना। नॉर्मली आंसर वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि तीनों मिला हुआ रहेगा, यदि तीनों रहेगा तो नॉन ऑल ऑफ देम। ठीक है ना। व्हाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है, याद रखिएगा। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिजॉल्विंग पावर रखते हैं। ये ऐसा लिक्विड है, और लिक्विड के अलावा इसमें ज्यादातर एलिमेंट्स या कंपाउंड डिजॉल्व हो सकते हैं, ज्यादा कैपेबिलिटी डिजॉल्विंग है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लिक्विड कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है ना, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड होता है जिसमें कि डिजॉल्व होगा कोई सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा, नेम द टू एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, क्या क्या है, ब्रोमीन एंड मरकरी, है ना, ये रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होते हैं। अच्छा, ऑल दो एलिमेंट्स, हम सीजियम देखिए रेडियो एक्टिव है, ये सब भी लिक्विड होते हैं कभी कभी, है ना, ये भी याद कर लीजिएगा। नॉर्मली ये दोनों आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है। ठीक, क्लासिफाई द फॉलोइंग केमिकल फिजिकल चेंज, इसमें क्या केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। कटिंग अ ट्री, क्या है, केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। ट्री को काट दिया, दो टुकड़ा में कर दिया, दो टुकड़ा नजर आने लगा। अच्छा, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बटर को मेल्ट किए, बटर को मेल्ट किए, क्या होगा, बटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड टू लिक्विड स्टेट विच इंक्लूड द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। सॉलिड था बटर, जमा हुआ था, लिक्विड बन गया, इसलिए फिजिकल चेंज। अच्छा, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग ऑफ अलमीरा ये केमिकल चेंज होगा। देखिए, रस्टिंग ऑफ अलमीरा इज केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस दैट इज रस्ट और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, रस्ट बना, अलमीरा और आयरन था, लोहा था, उससे रस्ट बना, एक नया सब्सटेंस बना, है ना, इसीलिए ये केमिकल चेंज होगा। ठीक है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम स्टीम, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर टू स्टीम, वाटर से स्टीम बनना, ये क्या होगा, वाटर था हमारा H2O, स्टीम फिजिकल चेंज है, ये उसमें भी H2O ही रह जाएगा, है ना, ये केमिकल चेंज नहीं हुआ, ये फिजिकल चेंज है। वाटर हमारा लिक्विड था और ये गैसियस पार्टिकल में, गैसियस मॉलिक्यूल में आ गया, है ना, ये फिजिकल चेंज हुआ, फिजिकल चेंज, हाँ फिजिकल, ठीक ठीक, दिस इज बिकॉज वाटर स्टीम फिजिकल चेंज। ठीक, अच्छा, passing of electric current through water and water is breaking down into hydrogen। ठीक, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुआ, when electric current is passed through water, electric current through pass through water, it splits into the hydrogen and oxygen, ये क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इट्स केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है, ये अलग कर देता है, वेपर नहीं करता, अलग कर देता है। ठीक है ना, अच्छा, डिजॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, कॉमन साल्ट को वाटर में डालेंगे, क्या होगा, डिजॉल्विंग द साल्ट इन वाटर इज केमिकल चेंज। ठीक है ना, वो NaCl बना देता है। ठीक, मेकिंग, इसका देखिए डिटेल पढ़ लीजिएगा, है ना, ये नॉर्मली केमिकल चेंज है। यदि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो एक लाइन लिखते हैं, यदि बड़ा 2 नंबर क्वेश्चन आएगा तो पूरा लिखना होगा। अच्छा, मेकिंग अ फ्रूट सलाद, फिजिकल चेंज। अच्छा, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, पेपर एंड वुड, ये भी बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, पेपर या वुड बर्निंग जो होगा ये केमिकल चेंज होगा। द बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड इज नोन एज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक, बिकॉज हियर हीटिंग पेपर और वुड बर्न एंड रिमेन्स ओनली एश, जो पेपर जब था उस समय उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ और था, कार्बनिक था, बाद में एस बन गया, वो कुछ और चेन बन गया कार्बन का, वो भी कार्बन बनेगा लेकिन कुछ और चेन बनेगा, विच इज डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, इसीलिए वो केमिकल चेंज होगा, बर्निंग। ठीक है ना,
अच्छा, अंडर विच कैटेगरी ऑफ मिक्सचर यू विल क्लासिफाई इट्स एलॉय एंड व्हाट? ठीक, alloy are homogeneous mixture of two or more elements because the constituent elements mix together and give a mixture which uniform throughout. Under which category of mixture will you classify the alloy? Alloy जो देखिए यह है, alloy को आप किस में बोलेंगे? एलॉय होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस है? बस यही सिंपल सी बात है, एलॉय होमोजेनस मिक्सचर है। क्यों? ये दो या दो से अधिक है और इसके अलावा में जो पार्टिकल सॉल्यूट साइज होंगे वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, इसलिए होमोजेनस होंगे। ठीक है ना? अलॉय हमेशा होमोजेनस होंगे, याद रखिएगा, अलॉय हमेशा होमोजेनस होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल के साइज 1 नैनोमीटर से छोटे छोटे होते हैं, है ना? आगे अलॉय पढ़ाए हैं। ठीक, सॉल्यूशन इज ऑलवेज लिक्विड। क्या सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड होता है? नहीं, हमेशा लिक्विड नहीं होगा। सॉल्वेंट जो है मैक्सिमम लिक्विड होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। सॉल्वेंट आपका सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। एग्जांपल देखिए, क्या है? ब्रास। ये क्या है? कॉपर और जिंक का मिलावट है ना? कॉपर ज्यादा है, जिंक कम है। और एयर में देखिए, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, बहुत कुछ है। ये भी तो मिक्सर है ना, तो ये भी तो हो गया सॉल्यूशन ना। सॉल्यूशन तभी हुआ जबकि वो होमोजेनस हुआ। मतलब सॉल्यूशन होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक्स को ले जाता है जिसमें सारे पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से छोटे छोटे वाले होते हैं। ठीक है ना? ठीक, अच्छा, क्या ना सॉल्यूशन भी हेट्रोजेनस? ना सॉल्यूशन भी हेट्रोजेनस? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट पार्टिकल साइज है 1 नैनोमीटर से छोटे वाले, बस सिंपल सा, एक रीजन में फिनिश। अच्छा, यू आर गिवन टू सैंपल ऑफ वाटर ए एंड बी। सैंपल ए बॉइल्स 100 डिग्री, सैंपल बी बॉइल्स 102 डिग्री। दो सैंपल है वाटर का। ठीक, विच सैंपल ऑफ वाटर विल फ्रीज एट 0 डिग्री? कौन तो 0 डिग्री वाला होगा? 100 डिग्री वाला होगा, 102 वाला नहीं होगा। सैंपल बी विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री बिकॉज इज नॉट प्योर वाटर, है ना? 100 डिग्री वाला होगा। ठीक, एक्सप्लेन व्हाई फिल्टर पेपर कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट कोलाइड्स। फिल्टर पेपर कोलाइड्स को सेपरेट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कोलाइड में जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, और फिल्टर पेपर उसको नहीं कर पाता, वो पास हो जाएगा, इसीलिए वो सेपरेट नहीं कर पाता। इज वाटर अ मिक्सर? वाटर क्या मिक्सर है? वाटर क्या मिक्सर? नो, वाटर इज नॉट मिक्सर। आपको लग रहा होगा कि मिक्सर, नहीं, कभी मत बोलिए। वाटर कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, है ना? वाटर मिक्सर नहीं। वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल H2O। प्रोपोर्शन है उसका फिक्स्ड। कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स याद करिए। ठीक है ना? उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और ये इज मैटर इम्प्योर या चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है।